हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केम ऑफ क्लासेस। केम ऑफ क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग पिछले लेक्चर में जीओसी में एक नया टॉपिक स्टार्ट किए थे, एसिडिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, मतलब कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है। तो मैंने बताया था कि किसी भी एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ किस बात पर डिपेंड करता है कि एसिड का H+ देने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है, जो कंजुगेट एनायन बनता है, वो कितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। यदि वो कंजुगेट एनायन या यू कह लो कंजुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबलाइज है, इसका मतलब वो एसिडिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने उस लेक्चर में 2 फैक्टर बात किया था कि साइज फैक्टर कैसे काम करता है एसिडिटी में, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रोल होता है एसिडिटी में, बढ़ाएगा कि घटाएगा, और साइज फैक्टर का क्या रोल था। आज के हम इस लेक्चर में 2 फैक्टर देखेंगे। क्या क्या? सबसे पहले देखेंगे कि रेजोनेंस का क्या रोल है एसिडिटी में, और साथ ही साथ देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ रेजोनेंस इन एसिडिटी। ठीक है, तो आपका हेडिंग रहेगा इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस। किसमें? ऑन द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। अगर कोई एसिड है उस पर रेजोनेंस का क्या इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एक कोई आयन है और एक आपके पास एक कुछ है। ठीक है, आप यहाँ देख रहे हो क्या है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और इस पे नेगेटिव चार्ज। मतलब यहाँ क्या है, कंजुगेशन हो पाएगा। ए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जाएगा, ए ऐसे होगा, तो क्या हो जाएगा, सी यहाँ एस पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज। तो आप ये देख पा रहे हो, ये जो नेगेटिव चार्ज है क्या है, डीलोकलाइज है। मतलब एक जगह का नहीं है, ये लोकल नहीं है, डीलोकलाइज हो रहा है। कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, कभी नेगेटिव चार्ज यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, आप कह सकते हो क्या, एनायन डीलोकलाइज्ड एनायन है। क्या है, डीलोकलाइज्ड एनायन। लेकिन यहाँ पे बताइए, कहीं पे कुछ ऐसा सिस्टम इसके साथ अटैच है कि ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज डीलोकलाइज कर सके। आप कहोगे ना जी सर, वो बात सही है, इसके साथ कुछ भी अटैच नहीं है, तो ये नेगेटिव चार्ज सिर्फ इसी पर रहेगा। मतलब ये क्या है, लोकलाइज है। ये क्या है, लोकलाइज एनायन। एनायन किसे बोलते हैं? यदि आयन पे नेगेटिव चार्ज है एनायन, और पॉजिटिव होता कैटायन। ठीक है, तो मैं ये बोलूँ यहाँ क्या है, लोकलाइज एनायन है, यहाँ पे डीलोकलाइज एनायन है। तो यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्सन हो पा रहा है, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। और चार्ज का डिस्पर्सन ज़्यादा, स्टेबिलिटी ज़्यादा। नेगेटिव चार्ज का यहाँ क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो पा रहा है, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी एनायन का ज़्यादा होगा, मतलब एसिडिटी भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो हम पहले एग्जाम्पल की अगर बात करें आपसे, तो सिंपल मैं आपके सामने एकदम साधारण सा एग्जाम्पल लेता हूँ। एक क्या है, इसका नाम एथेनॉल, एक तरह से अल्कोहल है। और एक मैं आपके साथ ले लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अल्कोहल, यहाँ पे एसिड है। अब मैं पूछूं कि आप लोग ये बताइए, ये ज़्यादा एसिडिक होगा कि ये वाला होगा। आप कहोगे सर ये तो एसिड ही है, मतलब एक तरह से एसिड है, इसका मतलब इसका काम क्या है, H+ देना। ये भी देगा, लेकिन फास्ट कहाँ देगा। मैं पूछूं कि कौन ज़्यादा स्ट्रांगर एसिड है। आप कहोगे सर आप यहाँ से H+ निकाल दीजिए। ठीक है, मैंने जी निकाल दिया। तो आप कहोगे सर देखिए ये बन रहा है, बना दिया। अब यहाँ पे आप कहोगे सर निकाल दीजिए। ठीक है, मैं निकाल दिया। यहाँ क्या बनेगा, CH3CH2O-। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो नेगेटिव चार्ज है ऐसे क्या होगा, डीलोकलाइज हो जाएगा। यहाँ कंजुगेशन हो रहा है, कैसे, सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड। ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन पे जा रहा है। तो इसका मैं अगर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं, कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अच्छा मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों, अगर मैं इसका नाम ए दे देता हूं, इसका बी देता हूं, मैं पूछूं क्या ए और बी स्ट्रक्चर सेम है। आप कहोगे सर लग तो रहा है, लग नहीं रहा जी, ये है ही सेम। ये क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब मैं आप पूछोगे सर मुझे समझ ही नहीं आया, फिर से समझाइए। मैं कहूँगा देखिए
यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था और एक डबली बॉन्डेड कार्बन था। यहाँ क्या था, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन, फिर डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन। अब इसमें भी देखो ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन डबल बॉन्ड O, फिर CH3, सेम टू सेम तो है। और ये क्या है, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हो, क्योंकि इसमें रेजोनेंस का कंसेप्ट लग रहा है। ये नेगेटिव चार्ज कहाँ हो रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे जा रहा है, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है, डिस्पर्सन हो रहा है। ऑक्सीजन था फिर ऑक्सीजन पे आ गया, और एक कौन सा स्ट्रक्चर हुआ, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको मैं इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ चाहे ए की बात करूँ चाहे बी की बात करूँ, यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज था, रेजोनेंस लगाने के बाद फिर से उसी पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे आप बताइए, यहाँ पे कहीं कंजुगेशन का खेल है, आप कहोगे सर नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रुप है क्या लगाएंगे, प्लस आई इफेक्ट लगाएंगे। और इसके पास देखिए, इसके पास ऑलरेडी क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, आप कहोगे सर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल तो होगा, मैं भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी तो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, लेकिन इसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी क्यों मिल रहा है, क्योंकि कंजुगेशन पार्ट कर रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है। यहाँ पे उसको एक्स्ट्रा कैसे स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही, बल्कि क्या कर रहे हैं, प्लस आई क्या करेंगे, मैं क्या बताया था, देखिए ये क्या है, इसको मैं क्या बोलूंगा, कंजुगेट बेस बोलूंगा। ये क्या था, एसिड था, एसिड का H+ निकलने के बाद जो हमको मिलता है, मतलब ये क्या था, पूरा मॉलिक्यूल था, ये H+ दे दिया, उसके बाद जो भी पार्ट हमको मिलेगा उसको हम कंजुगेट एनायन बोलेंगे, या आप कह सकते हैं कंजुगेट बेस। और कंजुगेट बेस है, और ये जो नेगेटिव चार्ज है कहीं भी डीलोकलाइज नहीं है। मैं यही कंसेप्ट बताया, यदि डीलोकलाइज एनायन है तो क्या होगा, मोर स्टेबल होता है, अगर लोकलाइज है वो क्या होगा, ये लेस स्टेबल होगा, ठीक है। और पूरा कहानी में पहले लेक्चर में बताया था, किसी भी एसिड का एस्टिक स्ट्रेंथ इस बात पे डिपेंड करता है कि H+ देने के बाद जो कंजुगेट बेस बनेगा या कंजुगेट एनायन बनेगा वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ पे देने के बाद क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में जा रहा है, मतलब इसको स्टेबिलिटी मिल पा रही है, और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा है, रेजोनेंस लग रहा है, जाहिर सी बात स्टेबिलिटी मिलेगी। और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज को सिर्फ प्लस आई मिल रहा है, वो भी माइनस आई नहीं, प्लस आई। देखिए मैं बताया था, यदि एनायन है उसको स्टेबलाइज कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। किसी पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यदि उससे मैं ऐसा ग्रुप लगा दूं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके, वो स्टेबलाइज करेगा। लेकिन यहाँ पे तो खींचने बजाय तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी दे रहा है, इसके पास ऑलरेडी है, ऊपर से और दे रहा है, मतलब इसको क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। आप यहाँ कह सकते हो एनायन क्या है, लेस स्टेबल है, यहाँ क्या है, मोर स्टेबल है, ठीक है। तो पिक्चर क्लियर है, किसी भी एसिड का एसिडिटी इसी बात पे डिपेंड करता है कि जो H+ देने के बाद कंजुगेट बेस बन पा रहा है वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ ज़्यादा स्टेबल है तो ये जल्दी H+ देगा, यहाँ लेस स्टेबल है जल्दी नहीं देना चाहेगा, तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा हुई, इसकी हुई सर, बिल्कुल सही जवाब। आगे देखते हैं, अगर मैं आपसे अगले एग्जाम्पल की बात करूं, आप ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि क्या होने वाला है। जैसे मैं बोलूं आपसे, कुछ इस प्रकार से सिस्टम है, ठीक है, और आपके पास कुछ इस प्रकार से सिस्टम है। अब मैं पूछूं आपसे कि बताइए ए वाला सिस्टम ज़्यादा एसिडिक होगा कि ए वाला एसिडिक होगा। आप कहोगे सर लग तो यही रहा है, अरे जी लग नहीं रहा है, ये हाँ ही कैसे, देखिए ये क्या करेगा, H+ देने के बाद क्या बनाएगा, कुछ इस प्रकार से बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, ऐसे है, H जाएगा H+, O- आएगा, O पे नेगेटिव आएगा। यहाँ क्या बनाएगा, आप कुछ इस प्रकार से आपको मिलने वाला है, H+ देने के बाद क्या सिस्टम मिलेगा, A मिलेगा, ये दोनों मिल गया H+ देने के बाद। ये भी क्या है, कंजुगेट एनायन है, ये भी कंजुगेट एनायन है, या कह सकते हैं कंजुगेट बेस है, ये भी है। बात इस बात पे डिपेंड करेगा, अब मैं पूछूं कि ए वाला H+ जल्दी निकालेगा कि ए वाला, जो जल्दी H+ निकालेगा वो ज्यादा एसिडिक हुआ। तो यहाँ पे निकालने के बाद क्या हो रहा है, जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब इस पाई सिस्टम में जा रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ पे डीलोकलाइज्ड है, एनायन क्या है, डीलोकलाइज्ड। यहाँ बताइए ऐसा कोई सिस्टम है जहाँ पे डीलोकलाइज हो सके, नहीं होगा, बल्कि यहाँ से प्लस आई लगेगा, यहाँ क्या लगेगा, प्लस आई इफेक्ट। यहाँ क्या है, लोकलाइज्ड है,
मैं ऊपर ही कंसेप्ट बताया, यदि एनायन लोकलाइज है लेस स्टेबल होगा, डी लोकलाइज है ज़्यादा स्टेबल होगा। ज़्यादा स्टेबल कहने का मतलब है H प्लस देने के बाद जो कंजुगेट बेस बने, मोर स्टेबल मतलब एसिडिटी ज़्यादा, तो इसकी एसिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी सर, बिल्कुल सही जवाब। अगर मैं अगले एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे, कुछ इस प्रकार से आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है और एक एग्जाम्पल आपके सामने ये है। अब मैं पूछूं आपसे कि सर जी आप ए बताइए ज़्यादा एसिडिक है कि ए वाला ज़्यादा एसिडिक है। आप कहोगे सर आपने कंफ्यूजन में डाल दिया। मैं कहूँगा कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ से H प्लस निकालिए, क्या बनने वाला है, CH3C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ से H प्लस निकालेंगे, क्या बनने वाला है, बना दीजिए इसको कुछ इस प्रकार से। आप यहाँ भी इसको क्या करोगे, डीलोकलाइज करोगे, ऐसे होगा। तो मतलब अगर इसको मैं बना दूं आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बनने वाला है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ क्या होगा, कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर कुछ सिस्टम हमारे पास इस प्रकार से मिल रहा है, ठीक है। देखिए इसका तो आप जानते हो एक तरह से क्या है, एसिड है। एसिड क्यों है भाई, COOH ग्रुप लगा है, जाहिर सी बात है एसिड है। एक क्या है, फिनॉल है, OH ग्रुप है, एक तरह से अल्कोहलिक ग्रुप लगा है। तो हमारा भी किसी भी एसिड का एसिडिटी इस बात पे डिपेंड करता है कि H प्लस देने के बाद जो कंजुगेट बेस आए वो कितना ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ आप देखिए H प्लस देने के बाद फिनोक्साइड आयन बना और ये नेगेटिव चार्ज क्या हो रहा है, इस सिस्टम में क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है पाई सिस्टम में, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या था, ऑक्सीजन भी नेगेटिव चार्ज था, मतलब जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे जा रहा है, कार्बन पे। मतलब यहाँ पे ये कह सकते हो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीजन पे जा रहा है। भाई आप ये जानते हो नेगेटिव चार्ज किस पे ज्यादा स्टेबल होगा, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव एटम पे ज्यादा स्टेबल होता है। पॉजिटिव चार्ज किस पे स्टेबल होता है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। यहाँ पे तो बात ठीक थी, नेगेटिव था, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जा रहा है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आ रहा है। लेकिन यहाँ पे पहले भी नेगेटिव था, बाद में भी, पहले भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे था, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर नेगेटिव चार्ज था, बाद में रेजोनेंस कराने के बाद भी। और साथ ही साथ इसकी विशेषता ये है, ये इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और कहीं भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ गए, जान लो सबसे ज्यादा स्टेबल वो रेजोनेंस है। तो यहाँ क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अभी मैं पिछले एग्जाम्पल में यही बताया था, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। वो अब आपको पिक्चर क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है, रेजोनेंस यहाँ पे भी हो रहा है यहाँ पे, लेकिन अंतर क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फिर से ऑक्सीजन पे जा रहा है। यहाँ इस ऑक्सीजन वाले था, यहाँ पे गया, यहाँ क्या है, ऑक्सीजन से कार्बन पे जा रहा है। मतलब यहाँ भी डीलोकलाइजेशन है, यहाँ भी डीलोकलाइजेशन, लेकिन यहाँ पे अच्छे से डीलोकलाइजेशन है। यहाँ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मतलब यहाँ ज्यादा स्टेबल कंजुगेट बेस होंगे। तो एसिडिटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी। ये आपको मैं जो भी एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, जान लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया, जान लीजिए चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे IIT जैम वगैरह हो, सब में आपको काम देने वाला है, ठीक है। हम आगे देखते हैं, अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आपके सामने मैं कुछ इस प्रकार से लिखता हूं, एक सिस्टम आपके सामने ए है, एक ए है, ठीक है, और कुछ आपके सामने ऐसा सिस्टम है, और कुछ आपके सामने ऐसा है। मैं इनको P बोल देता हूँ, इनको Q बोल देता हूँ, इनको R, इनको S। आपको बताना है
कि पी क्यू आर एस में कौन सबसे ज्यादा एसिड है, एसिडिक है, कौन सबसे कम एसिडिक है। अब यू कह लो आपको एसिडिटी ऑर्डर क्या करनी है, अरेंज करनी है, एसिडिटी ऑर्डर, ठीक है। आप वही कंसेप्ट लगाइए जो मैं बताया। यहाँ से क्या होगा, H प्लस निकले क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, इसी को हम कहते हैं फिनोक्साइड आयन, ठीक है। यहाँ क्या बनेगा, कुछ दृश्य आपको इस प्रकार से आएगा, ऐसे बनने वाला है। यहाँ क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा, ठीक है। आप ये देखना ध्यान से, यहाँ पे जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं ये क्या हो रहा है, पूरे सिस्टम में जा रहा है, पाई सिस्टम में जो बेंजीन रिंग है इस पे जा रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं क्या है, नेगेटिव चार्ज। आप बोलोगे सर डीलोकलाइज है, बिल्कुल सही जवाब, क्या है, डीलोकलाइज है। यहाँ क्या है, यहाँ डायरेक्टली अटैच नहीं है, यहाँ क्या है, कार्बन है, और ये क्या लगाएगा, प्लस आई इफेक्ट लगाएगा। मतलब आप ये कह सकते हो ये जो नेगेटिव चार्ज है कहीं भी डीलोकलाइज नहीं, क्या है, लोकलाइज्ड है। और लोकलाइज्ड नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और आप ये समझना कि नेगेटिव चार्ज को कहीं से भी कोई इफेक्ट भी नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ ये क्या लगाएगा, प्लस आई लगाएगा, तो कहीं ना कहीं इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा मिलेगा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है, ऐसे जा रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन नेगेटिव ऑक्सीजन पे जाके यहाँ इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बनाएगा, मतलब कहीं ना कहीं कंजुगेशन का पार्ट है, डीलोकलाइज हो रहा है, और अच्छे से इसके कंपेयर में अच्छे से भी मैं पहले बताया था। यहाँ क्या होगा, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कंजुगेशन हो रहा है। यहाँ पे इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को दो दो डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन बैठे हुए स्टेबलाइज करने के लिए, तो सबसे ज्यादा जो हमारा कंजुगेट रेस बना, या कह सकते हो जो एनायन बना कंजुगेट, वो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी यहाँ से गेन कर रहा है एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम से एक ही डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, मतलब ये ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज पे जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दो दो ऑप्शन है, इस ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है। मतलब यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है नेगेटिव चार्ज को खींचने के लिए दो दो है, यहाँ ज्यादा डिमांड है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, यहाँ भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे सिर्फ एक ही सिस्टम है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के लिए। भाई जहाँ पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का खींचने का डिमांड होगा, वहाँ पे नेगेटिव चार्ज बहुत तेजी जाएगा, बहुत जल्दी डीलोकलाइज होगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल क्या होगा, ए वाला। तो यस को सबसे पहले लिखते हैं। इन तीनों में देखूं अगर इसमें भी क्या हो रहा है, डीलोकलाइज हो रहा है, इसमें तो है नहीं, इसको आप लास्ट में रख दो। मतलब क्यू क्या होने वाला है आपका, लास्ट में होने वाला है। यह सबसे ज्यादा हो गया, क्यों सबसे लास्ट में। बचा लड़ाई किसमें, पी और आर में। पी और आर की बात करूं, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की कार्बन पे जा रहा है, डीलोकलाइज तो है, यहाँ पे भी डीलोकलाइज है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे ही जा रहा है, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे ही जा रहा है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कार्बन पे जा रहा है, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा स्टेबलाइज मिल पा रहा है कंजुगेटेड आयन को, और ऊपर से इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ पी और आर में आर की एसिडिटी ज्यादा होगी। क्यों, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से कार्बन जा रहा है। यहाँ पे ये देख रहे हो कार्बोनिल ग्रुप लगा है, डबली बॉन्डेड ऑक्सीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा खींचेगा। यहाँ क्या बेंजीन रिंग है, तो बेंजीन रिंग इन दोनों में तो कॉमन है। यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज इस पे बेंजीन रिंग पे आकर डीलोकलाइज हो रहा है। यहाँ पे ऊपर से कार्बोनिल ग्रुप जानते हो क्या लगाता है, यहाँ क्या होगा, पाई बॉन्ड है तो पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज हो पा रहा है, डीलोकलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो यस के बाद आर होगा, और पी मैंने कंपेयर कर दिया। अब पी और क्यू में मैं बता दिया कैसे। भाई यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फिर भी तो जा रहा है, डीलोकलाइज तो हो रहा है बेंजीन रिंग में जाकर, यहाँ से यहाँ नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पे आएगा, लेकिन इसमें तो डीलोकलाइज ही नहीं हो रहा है। जो डीलोकलाइज होगा वो जीत जाएगा, क्योंकि डीलोकलाइज एनायन या नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो पी वाला क्यू से स्टेबल होगा। तो इस प्रकार से हमारा कुछ ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा यस वाला, फिर आर वाला, फिर पी वाला, फिर क्यू वाला। होप आपको एक पूरा पिक्चर समझ में आ गया होगा, अच्छे समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं।
यहाँ पे क्या था, मैं बताया था कि जो एनायन है लोकलाइज है, इसलिए लेस स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे मोर स्टेबलाइज है। ठीक है, अब मैं अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे, आपके सामने कुछ एग्जाम्पल इस प्रकार से है। जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से सिस्टम है, और कुछ आपके सामने मैं इस प्रकार से सिस्टम रखता हूँ। ठीक है, ये है क्या 1 2 3, मतलब क्या है 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड है। क्या है 1,3 डाई कार्बोनाइल कंपाउंड। ठीक है, ये क्या है, ये क्या है 1,3 साइक्लो हेक्सेन डाईओन है। बस यहाँ पे भी 1,3 पे कार्बोनिल है, लेकिन ये साइक्लिक हो गया है। आपको पता है क्या है, फ्लेक्सिबल मॉलिक्यूल है। ये क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसमें क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है। ये क्या है, ये 6 मेंबर रिंग है साइक्लिक। ये क्या है, रिजिड मॉलिक्यूल है। क्या है, रिजिड, टच से मस नहीं होने वाला है। ये क्या हुआ, यहाँ से वहाँ कुछ हो सकता है, फ्लेक्सिबल का लचीला है एक तरह से। अब देखिए ये क्या है, एच, ये क्या है, एच है, यहाँ पे एच है। मान लीजिए इसने क्या किया, एच प्लस दे दिया, तो यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। कुछ हमारा सिस्टम इस प्रकार से बनेगा, मान लीजिए नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे क्या बनेगा, कुछ एसिडिटी मतलब क्या होता है, एच प्लस देना, तो एच प्लस देगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब देखिए, अब मैं पूछूं इन दोनों में, ये जो एच है, यहाँ पे एच है, इसको हम एक्टिव मैथिलीन कहते हैं। एक्टिव मैथिलीन हाइड्रोजन, मैं पूछूं कहाँ पे एच प्लस जल्दी निकलेगा, तो वहां पे निकलेगा जहां पे एच प्लस जाने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, कंजुगेट बेस बन रहा है, अच्छे से स्टेबलाइज हो पाए। देखिए ये जो है कुछ पी ऑर्बिटल ऐसे होंगे, तो यहाँ पे पी ऑर्बिटल जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे होगा, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप पे डिलोकलाइज हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। मतलब आप ये लिख सकते हो, यहाँ पे सारे पी ऑर्बिटल क्या है, ऑल दी पी ऑर्बिटल, मतलब प्लेन में जितने भी पी ऑर्बिटल हो क्या है, कांस्टेंटली है। मतलब सारे के सारे इसमें पी ऑर्बिटल क्या है, सेम प्लेन में वो कांस्टेंट है। यहाँ क्या फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे जैसे अभी पी ऑर्बिटल मान लीजिए कुछ इस प्रकार से होगा, लेकिन ये क्या हो सकता है, ऐसे क्या हो सकता है, रोटेट कर सकता है, कुछ ये ऐसा सिस्टम तो बन सकता है, क्या होगा, ऐसे बन सकता है। अब देखिए पी ऑर्बिटल इसका कुछ इस प्रकार से, इसका कुछ इस प्रकार से है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंजुगेशन थोड़ा खराब हो जाएगा। कंजुगेशन के लिए एकदम क्या चाहिए, प्लेनरिटी चाहिए, एक वे में चाहिए होता है। यहाँ क्या हो रहा है, जिग जैग हो जा रहा है, पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए प्रॉपर कंजुगेशन वहाँ पे होगा जब पी ऑर्बिटल सेम प्लेन में दिखे, सेम ओरिएंटेशन में। तो यहाँ क्या हो रहा है, कंजुगेशन थोड़ा स्लो हो जा रहा है। यहाँ पे एकदम अच्छा है, सारे सारे पी ऑर्बिटल प्लेन में है कांस्टेंटली, और ये रोटेट भी नहीं कर सकते क्योंकि रिजिड है। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव चार्ज की कंजुगेशन यहाँ अच्छे से हो पाएगा, यहाँ पे प्रॉपर डिलोकलाइज हो पाएगी, यहाँ कम हो पाएगा। तो जाहिर सी बात है एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। ठीक है, मैं अगर अगले एग्जाम्पल की बात करूँ आपसे, अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपसे, देखिए कुछ आपके सामने सिस्टम ऐसा है, ठीक है, और कुछ आपके सामने सिस्टम ऐसा है। ठीक, यहाँ क्या है सर, हाइड्रोजन ही होगा क्योंकि 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो 2 बॉन्ड और बनाएगा HH3। यहाँ पे क्या है, H है। आपको पता है इस H को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। क्यों एक्टिव, क्योंकि H प्लस देने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ भी डिलोकलाइज हो पाएगा, यहाँ भी हो पाएगा। मतलब 2 कार्बोनिल बैठे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने के लिए। ये तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई H प्लस तुम निकलो, नेगेटिव चार्ज दो, मैं उसको जल्दी से ले लूँ। मतलब जानते, ये लोग जानते हैं कि नेगेटिव H प्लस जाने के बाद नेगेटिव चार्ज आएगा। जैसे नेगेटिव चार्ज आएगा, दोनों लोग निगाह लगा कर बैठे कि जैसे आएगा मैं तुरंत अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लूंगा। यहाँ पे भी है, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, ये क्या है अपना
प्लस आर लगाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है, समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है मैं कहूँ ये दोनों बेचारे को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए, बात सही है आपकी, लेकिन इनको यहाँ से भी मिल पा रहा है, तो यहाँ से भाई चाहत कम होगी नहीं, 50% ही खींचेंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव चार्ज आएगा H प्लस देने के बाद क्या बनेगा, अरे मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ, कुछ सिस्टम ऐसे बनेगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या सिस्टम बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, H प्लस देने के बाद बात तो एसिडिटी हो रही ना, मतलब H प्लस निकल गया, तो यहाँ क्या हो, नेगेटिव चार्ज ऐसे डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे भी होगा, ठीक है, यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे जो दोनों कार्बोनिल ग्रुप बैठे बाकी और कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल पा रही है, मतलब जो भी चाहिए इसी से चाहिए, इस बेचारे को तंग करके रहेंगे, मतलब जो भी इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारे यही दोनों खींचेंगे, लेकिन यहाँ पे खींच, जैसे मान लीजिए इसके पास 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दोनों खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, इसके पास 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो है, लेकिन इसको यहाँ से भी मिल जाएगा, यहाँ से भी मिल जाएगा, तो भाई इन दोनों की जितनी चाहत थी, जैसे इसको बेचारे मान लीजिए इन दोनों को मैं कहूँ 100 रुपये की जरूरत है, तो पूरा 100 रुपये यहाँ से सुनेगा, लेकिन इन दोनों को 100 रुपये की जरूरत है, लेकिन क्या कर रहा है, यहाँ से भी मिल जा रहा है, तो कुछ यहाँ से मिल जाएगा, तो यहाँ से चार्ज कम दिखाएगा, मैं कर रहा हूँ इन दोनों को क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले ग्रुप है, तो इन लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने का काम, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं, ये चार्ज का डिस्पर्सन करते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आएगा ये दोनों मिलकर डिस्पर्स तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ यहाँ की भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, डिस्पर्स कर देंगे। यहाँ पे क्या थी, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज़्यादा कमी थी, तो यहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन की कमी को कुछ यहाँ से पूरा हो जा रहा है, तो यहाँ से कुछ ही लेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं जो इस टाइम को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे, इनका पूरा डिपेंडेंस किस पे है, इसी पे है, इसी के सारे बैठा हुआ कि यहाँ से मैं सारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचूंगा, तो कहने का मतलब है नेगेटिव चार्ज यहाँ से अच्छे से डिलोकलाइज हो पा रहा है, यहाँ से सिर्फ 50% हो पाएगा, क्योंकि बाकी यहाँ से मिल जा रहा है, तो नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन जो अमाउंट है नेगेटिव चार्ज का सबसे अच्छा यहाँ पे डिलोकलाइज हो रहा है, चार्ज का डिस्पर्सन यहाँ पे ज़्यादा हो रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हो ये जो मोर स्टेबलाइज एनायन, यहाँ पे एनायन क्या है, मोर स्टेबलाइज, यहाँ पे क्या है, लेस स्टेबलाइज है, समझ में आया। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे एनायन मोर स्टेबल, कंजुगेट बेस मोर स्टेबल, एसिडिटी भी ज़्यादा, तो एसिडिटी किसकी ज़्यादा होगी, इसकी होगी, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम रेजोनेंस इफेक्ट के एक लास्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, उसके बाद हम इंडक्टिव इफेक्ट में जाएंगे, ठीक है। हम इसके लास्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपके सामने कुछ सिस्टम इस प्रकार से है, ठीक है, आपके सामने सिस्टम कुछ इस प्रकार से है, और आपके सामने सिस्टम कुछ इस प्रकार से है। आपको बताना है इन तीनों में, मान लीजिए P दिया नाम, Q दे दिया, R दे दिया, सबसे पहले इसको आप जितने भी 4 सितारे लगाना हो लगा लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है। आपको बताना इन तीनों में कहाँ पे एसिडिटी ज्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी, ठीक है। इन तीनों में क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, और उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उस पे क्या है, एल्काइल ग्रुप है, यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, देखिए ये भी एल्काइल ग्रुप, इस कार्बन से एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, एक एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे दो तो सेम है, देखिए ये दोनों ग्रुप, इस कार्बन से COH है, COH है, COH है, बाकी दो एल्काइल, दो एल्काइल, दो एल्काइल, डिफरेंस इसमें आ रहा है, यहाँ पे 3 मेंबर रिंग है या 4 मेंबर रिंग है या 5 मेंबर रिंग है, ठीक है। आपको पता है सबसे पहले आप ये जानते हो कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होता है किसी भी एसिड का किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस की, मतलब किसी भी एसिड का आपको बताना हो कि कितना ज्यादा एसिडिक है, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि H प्लस देने के बाद जो कंजुगेट बेस उसका बनेगा वो कितना स्टेबल है। यदि कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज्यादा मीन्स एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ठीक है। और इसमें कंजुगेट बेस क्या बनेगा भाई, कार्बोक्सिलेट बनेगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा,
सी डबल बॉन्ड ओ माइनस बनेगा यहाँ पे H प्लस देने के बाद, यहाँ क्या बनेगा, कुछ हमारा सिस्टम इस प्रकार से बनेगा, यहाँ क्या बनेगा, कुछ ए बनेगा। मतलब क्या हो रहा है, कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, जिस कार्बन से अटैच है उस पे 2 एल्काइल ग्रुप सब में कॉमन है, डिफरेंस इसमें है। यहाँ पे साइक्लोप्रोपाइल ग्रुप है, साइक्लोब्यूटेन है, ब्यूटाइल है, साइक्लोपेंटाइल है, ठीक है। तो आप ये जानते हो जो ये क्या स्मॉल साइज रिंग है, आप जानते हो स्मॉल साइज रिंग में क्या होता है, हैव मोर यस करेक्टर, क्या होता है, मोर यस करेक्टर होता है, यस करेक्टर ज्यादा होता है, और यस करेक्टर ज्यादा यदि यस करेक्टर ज्यादा है तो ज्यादा न्यूक्लियस के क्लोज रहेगा, मतलब मोर यस करेक्टर मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से क्या होगा, ज्यादा क्लोज में रहेगा। आप ऐसे लिख सकते हो, तब क्या करेगा, ये अल्काइल ग्रुप को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव कंसेप्ट समझिए, मैं बताया क्या, इन सब में H प्लस देने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है तीनों में, जिस कार्बन से अटैच है उस पे तीनों केस में एल्काइल ग्रुप सेम है, डिफरेंस है इस रिंग पे, यहाँ 3 मेंबर 4 मेंबर 5 मेंबर। आप जानते हो जितने भी स्मॉल साइज रिंग होंगे उनका यस करेक्टर ज्यादा होगा, यस करेक्टर ज्यादा है मतलब वो न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोज रहेंगे, न्यूक्लियस ज्यादा क्लोज रहेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, वो क्या करेंगे, एल्काइल ग्रुप को ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बना देंगे। और आपको पता है, क्या पता है, एसिडिटी को आगे देखते हैं दोस्तों। मैं क्या बता रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ कि स्मॉल साइज रिंग जो होते हैं उनमें यस करेक्टर ज्यादा होते हैं, और ये क्या 3 मेंबर रिंग, आपको पता है इसमें जो बेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल होता है, इसमें जो ओवरलैपिंग होता है कुछ इस प्रकार से होता है, इसमें नॉर्मल बेंडिंग नहीं होता, इसमें जो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो किससे होता है, बेंट बॉन्डिंग ऑर्बिटल की वजह से। इसमें क्या है, बेंट बॉन्डिंग ओवरलैपिंग है, क्या है, बेंट बॉन्डिंग ओवरलैपिंग, यहाँ पे साधारण ओवरलैपिंग नहीं है, क्या है, बेंट ओवरलैपिंग है। इसकी वजह से इसमें जो कार्बन कार्बन एक बॉन्ड है, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड में यस करेक्टर ज्यादा होता है, कितना होता है, 33% यस करेक्टर होता है, ठीक है। इसमें मतलब जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है 3 मेंबर रिंग है, इसमें बेंट ओवरलैपिंग की वजह से इसमें जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उसमें यस करेक्टर 33% होता है। इन दोनों के केस में नॉर्मल एल्केन की तरह होता है, कितना होता है, 25% यस करेक्टर होगा, इसमें भी 25% यस करेक्टर होगा, इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड में। लेकिन इसमें जो साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, कार्बन कार्बन बॉन्ड में बेंट ओवरलैपिंग की वजह से यस करेक्टर ज्यादा होता है, 33% होता है। यस करेक्टर ज्यादा होने की वजह से क्या होंगे, इस एल्काइल ग्रुप जो लगे हुए हैं उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बना देता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग करने का मतलब क्या है, एसिडिटी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को क्या करता है, बढ़ाता है। आपको पता है एसिडिटी को इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, बढ़ाएगा, कैसे, मेरे कहने का मतलब है कब ए तीनों मेंबर रिंग में ए ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और इस कार्बन से अटैच है, तो इस कार्बन से अटैच जो कार्बोक्सिलेट आयन है इसको ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचकर, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जा रहा है। रीजन में साफ बताया कि यस करेक्टर ज्यादा है, इन दोनों में यस करेक्टर कम है तो इनका जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर है कम है थोड़ा। और आपको पता है साइज ज्यादा होने पर यस करेक्टर कम हो जाएगा, इन सब में थोड़ा सा यस करेक्टर इसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा, और यहाँ पे तो सबसे ज्यादा है। तो एसिडिटी आना कुछ इस प्रकार से, ठीक है। जैसे जैसे साइज का रिंग बढ़ता है एसिडिटी क्या होती है, घटती जाती है, क्योंकि क्या होता है, यस करेक्टर कम होता जाता है। तो ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था, क्वेश्चन था, आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक दो बार आप प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था। अब हम आगे देखेंगे रोल ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। रेजोनेंस का काम खत्म हो गया, अब हम देखेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट एसिडिटी में कैसे रोल प्ले करता है, ठीक है। मैं क्या बताता रेजोनेंस में, जितना ही ज्यादा रेजोनेंस होगा, यदि मतलब ये जान लो जो कंजुगेट बेस आ रहा है, मैं बताया इफेक्ट और रेजोनेंस में आपने क्या देखा, आपने ये देखा जो कंजुगेट बेस का नेगेटिव चार्ज आ रहा है वो रेजोनेंस से जितना अच्छे से स्टेबलाइज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगी, एसिडिटी होगी, ठीक है। अब हम देखेंगे
इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, इसका इफेक्ट देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट का। ठीक है, सबसे पहले पहला एग्जांपल कुछ आपके सामने इस प्रकार से है, और आपके सामने कुछ इस प्रकार से है, और आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। ठीक, अब देखिए यहां क्या है, प्लस आई इफेक्ट से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पे दे रहा है। देखिए आप ऐसे समझिए, सिंपल सा बात। देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, इन तीनों में बताना है कि कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है। ठीक है, एसिडिटी काम क्या होता है, एच प्लस देना। तो एच प्लस देने के बाद ये क्या बन जाएगा, CH2 नेगेटिव बनेगा। यहाँ से एच प्लस निकलने के बाद CH2 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा, CH2 C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। यहाँ क्या बनेगा, एच प्लस देने के बाद ETO C डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव। एच प्लस तो दे दिया ये तीनों। अब क्या बन रहा है, कंजुगेट बेस बन रहा है। तो कंजुगेट, यदि मुझे पता चल जाए कि जहाँ पे कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है तो मुझे पता चल जाएगा कि वो ज़्यादा स्टेबल है। अब हमें आपको कंसेप्ट लगाना है कि कहाँ पे कंजुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है। तो कंसेप्ट क्या है, ए नेगेटिव चार्ज है, इसका डिलोकलाइजेशन करेंगे। यहाँ पे डिलोकलाइज होगा, यहाँ पे भी होगा, और यहाँ पे भी होगा। मतलब ये फिनोमेना इतना तो सेम है। जो इफेक्ट करेगा ये तीनों ग्रुप करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो क्या है, ये प्लस एम लगाता है, प्लस एम से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल पा रहा है। भाई इसको मैं कहूँ कि इसको 100% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चाहिए था, लेकिन 70% इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहीं दे रहा है, अच्छे से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है। तो भाई इसके पास क्यों जाना चाहेगा, इसे बहुत कम लेना चाहेगा। इसको जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, जो इसको चाहिए, यहाँ से मिल पा रहा है, तो इसके प्रति अपना कम चाहत दिखाएगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने के लिए। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या लगाएगा, प्लस साइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगा, तो यहाँ से क्यों लेना चाहेगा। लेकिन आपको पता है, मैं बताया था, चाहे इलेक्ट्रॉन देने की बात हो चाहे इलेक्ट्रॉन लेने की बात हो, प्लस एम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा, उसके बाद प्लस एच देता है, फिर प्लस आई देता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की बात हो, सबसे ज्यादा माइनस एम दिखाएगा, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई। मतलब यदि इलेक्ट्रॉन देने की चाहत हो तो भी सबसे ज्यादा मेसोमेरिक, फिर हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेने की चाहत हो, सबसे ज्यादा माइनस एम, माइनस एच, माइनस आई। तो यहाँ पे प्लस एम है और यहाँ पे प्लस आई। भाई इलेक्ट्रॉन डोनेशन इसकी फास्ट होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत फास्ट यहाँ से मिलेगा, तो इसकी तरफ कम जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्लाइटली मिलता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसकी तरफ फिर भी ये डिपेंड रहेगा। यहाँ क्या हो रहा है, इसको बेचारे को कहीं से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं मिल पा रहा है, तो यहाँ पे पूरा इसी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की सबसे ज्यादा डिमांड है, यहाँ पे सबसे कम, तो यहाँ पे डिलोकलाइज क्या होगा, अच्छे से होगा, मोर डिलोकलाइज, और यहाँ पे सबसे कम डिलोकलाइज होगा। देखो डिलोकलाइज का मतलब आप गलत इंटरप्रेट पर कर लें, कहने का मतलब है यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज का अमाउंट है कम जा रहा है, यहाँ पे इस केस में सबसे अच्छे से जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ से मिल जा रहा है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा एसिडिटी किसकी होगी, इसकी होगी, फिर इसकी होगी, फिर उसकी होगी। होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। मतलब आपको एक रूल समझ में आया, क्या आया, मतलब ये आया, यदि कंजुगेट मतलब किसी भी एसिड का जो कंजुगेट बेस है, यदि वो इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, तो वहां पे एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। आप ये लिख सकते हो, ऐसे लिखो, क्या लिखोगे, एसिडिटी ऑफ, आप ऐसे लिखो सीधा, एसिडिटी इंक्रीजेस व्हेन conjugate base is stabilized by माइनस आई इफेक्ट। यदि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाले हो, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने वाला हो, यदि हमारा कंजुगेट बेस माइनस आई इफेक्ट से स्टेबलाइज हो रहा है, तो वहां पे एसिडिटी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, एग्जांपल हो गया। अगर मैं आपके सामने बताऊं एक एग्जांपल लेकर, जैसे हो गया आपके पास, मान लीजिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से, ठीक है, ठीक, एक आपके सामने यहाँ पे है कुछ इस प्रकार से, और कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे।
और कुछ आपके सामने यहाँ पे इस प्रकार से है। अब आपको बताना है, मान लीजिए इसका मैंने ए नाम दिया, इसका बी दिया, यहाँ पे सी दिया, यहाँ पे डी दिया। अब मैं आपसे पूछूं इन चारों में सबसे ज्यादा एसिडिटी कहाँ पे है? मतलब H प्लस देगा, O माइनस बनेगा, यहाँ पे O माइनस बनेगा, यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे O माइनस, मतलब कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा H प्लस देने के बाद। तो आप देख पा रहे हो इसके वन से एक आता है दोस्तों, इसमें DNP रूल। क्या होता है? DNP। DNP मतलब होता है डिस्टेंस नंबर पावर। ठीक है, डिस्टेंस नंबर पावर का मतलब है कि जितना ही कम दूरी होगी उतना ही ज्यादा इफेक्ट देखने को पड़ेगा। बात आपको समझ में आई? आपको इस मैं समझा दूं, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कोई अच्छा सा पकवान बना है, ठीक है, तो आपके एकदम बगल वाले घर के यहाँ ज्यादा उसका सुगंध जाएगी, स्मेल जाएगी, उसके अगले वाले घर की तरफ जाएगी, जो आपके घर से काफी दूर पे घर है वहां पे क्या होगा? स्मेल बहुत कम जाएगी। ठीक उसी प्रकार से इसका मतलब है डिस्टेंस नंबर पावर का मतलब है जितनी डिस्टेंस कम होगी वहां पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत ज्यादा आक्रामक होगा, बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। डिस्टेंस बढ़ने लगेगी वहां पे प्रभाव कम हो जाएगा। फिलहाल इस केस में मैं देखूं, अगर नंबरिंग करूं 1 2 पे है, यहाँ पे 1 2 पे है, 1 2 पे है, यहाँ पे भी 1 2 है, मतलब नंबर तो सेम है, सेम जगह पे, लेकिन डिपेंड किस पे करेगा? यहाँ पे फ्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे आयोडीन है और यहाँ पे ब्रोमीन है। डिपेंड करेगा किस पे? इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। आपको पता है, मैं बताया था जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है कुछ इस प्रकार से होता है आर्डर। तो यहाँ पे फ्लोरीन की हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो इसका क्या होगा? माइनस आई फिर सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे इस कार्बोक्सिलेट आयन को सबसे ज्यादा अच्छे से स्टेबलाइज करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच के, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा, फिर यहाँ करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज्यादा ए की एसिडिटी, फिर बी की, फिर सी की, फिर डी की, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। आपको पता है सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट फ्लोरीन का होगा, फिर क्लोरीन का होगा, फिर ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन का होगा। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले एग्जांपल की बात करूं मैं, जैसे आपके सामने कुछ इस प्रकार से है। अब मैं पूछूं आपसे कि आप ये बताइए कि ए वाला ज्यादा एसिडिक है कि ये वाला? मान लीजिए H प्लस निकाला, O माइनस बना, यहाँ O माइनस, मतलब क्या बना है? कार्बोक्सिलेट आयन बना, यहाँ पे भी बना। आप देख पा रहे हो इसके जस्ट अगले कार्बन पे, इसके जस्ट अगले कार्बन क्या है? ब्रोमीन लगा हुआ है, मतलब इसके जस्ट कार्बन पे एक हेलोजन लगा हुआ है, इसके जस्ट कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे हुए हैं, मतलब यहाँ क्या हुआ? नंबर ऑफ हेलोजन क्या हो गए? आप कहोगे सर बढ़ गए। अगर हेलोजन बढ़ गए तो इसका मतलब क्या हुआ? इंडक्टिव इफेक्ट भी क्या हो गया? बढ़ गया सर। और यदि इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ गया तो सब कुछ बढ़ गया, मतलब एसिडिटी भी बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पे इसका भी माइनस आई लगेगा, इसका भी माइनस आई लगेगा। ये दो दो ग्रुप बैठे हुए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचने के लिए, और एक ग्रुप वही चाहता है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया है, ये चाहता है कि कोई ऐसा ग्रुप हो बंदा मेरे साथ जो मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर सके। ये कह रहे हैं कि आइए सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं तो बैठा हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के लिए। यहाँ बेचारा एक ही ग्रुप है, एक कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच पाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा खींचेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ज्यादा ग्रुप लगे हैं, तो एसिडिटी भी क्या होगी? इसकी ज्यादा होगी सर। तो इसको भी आपको समझ में आ गया होगा। अगले एग्जाम्पल की बात करता हूं मैं, अगले एग्जाम्पल की बात करूं मैं आपसे, तो आप ये देखना ध्यान से। जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ इस प्रकार से है,
ठीक है। आपको बताना है, मान लीजिए इसको मैंने ए दिया नाम, इसको बी दिया, इसको सी दिया, आपको बताना इन तीनों में कहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे कम होगी। ठीक है, यहाँ पे यही रूल लगेगा, DNP डिस्टेंस नंबर पावर। आप देखे ना, ये क्या है, सब में कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा है, मतलब H+ देना ही देना है, कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा सब में। डिपेंड इस बात पे करेगा कहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन को सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगी, कहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है स्टेबल हो पा रहा है। देखिए इसके जस्ट एजेसेंट कार्बन पे, इसके जस्ट एजेसेंट कार्बन क्या है, नाइट्रो ग्रुप है। क्या है, स्ट्रांग -I वाला, ये बहुत ही पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। यहाँ क्या है, यहाँ भी सेम ग्रुप है लेकिन डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब ये जो ग्रुप लगा है कार्बोक्सिलेट आयन, इसके एजेसेंट के एजेसेंट, ठीक है। यहाँ क्या है, इसकी तो और दूरी पे। देखिए इस केस में क्या हुआ, जिस कार्बोक्सिलेट आयन है उसके ठीक कार्बन पे क्या है, उसके एजेसेंट कार्बन पे नाइट्रो ग्रुप है। यहाँ पे एजेसेंट से एजेसेंट पे है। यहाँ पे जिस तीसरे केस में क्या है, जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसके 2 कार्बन छोड़ के तीसरे कार्बन नाइट्रो ग्रुप। ये तो वही हाल हुआ पकवान। यहाँ पे मान लीजिए पकवान बना, ये जस्ट बगल वाला है, यहाँ पे स्मेल ज़्यादा जाएगी, यहाँ पे एक घर छोड़ के कम जाएगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर पे एकदम कम जाएगी। जाहिर सी बात है ये काफ़ी दूर पे है। और आपको पता है जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। यहाँ इस ग्रुप से काफ़ी दूरी पे है तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम लगेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम खींच पाएंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा खींचेंगे, यहाँ पे भी खींचेंगे, लेकिन सबसे पावरफुल यहाँ खींचे क्योंकि ये इसके जस्ट बगल में बहुत अपना ताकत लगा देगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के लिए। और यहाँ पे सबसे दूर है, यहाँ पे बहुत कम लगेगा, यहाँ पे क्योंकि पकवान का स्मेल बहुत कम आएगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक उसी प्रकार से सबसे पास में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो पिक्चर क्लियर है, सबसे ज़्यादा एसिडिटी ए की होगी, फिर बी की होगी, फिर क्या होगी, सी की होगी। होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर का हम लोग लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे। कुछ इस प्रकार से आपके सामने क्वेश्चन है। ठीक है, एक यहाँ पे इसको P बोल दिया, एक यहाँ पे है। ठीक है, और एक यहाँ पे है, इसको क्यों बोल दिया, PQR। एक आपके पास कुछ इस प्रकार से है। आपको बताना है PQR में कहाँ पे एसिडिटी ज़्यादा होगी, कहाँ पे H+ जल्दी निकलेगा। मान लीजिए H+, ये तीनों निकाल दिए, एसिड है तो H+ निकालेंगे, एसिड कम है H+ देना। तो जहाँ पे H+ देने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। ये क्या है, कार्बोक्सिलेट आयन। जहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन को अच्छे से स्टेबलाइजेशन मिल पाए, जहाँ पे इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अच्छा खींचने वाला ग्रुप मिल जाए, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छे से स्टेबलाइज हो पाए, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्टेबलाइज में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रहा है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अच्छे से लगा जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच सके, कहाँ पे कार्बोक्सिलेट आयन अच्छे से स्टेबलाइज हो पाए, वहाँ पे होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। यहाँ पे देखिए इस कार्बन से एक कार्बन छोड़ के अगले कार्बन पे एक ग्रुप है नाइट्रोसाइनो, ये दोनों क्या लगाएंगे, -I। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन इसकी एडजेसेंट पे नहीं है, इसके एक कार्बन के छोड़कर दूसरे कार्बन पे, ये जहाँ पे ग्रुप लगा है उस कार्बन के अगले कार्बन पे है। यहाँ क्या है, यहाँ पे भी उस कार्बन के दूसरे कार्बन पे है, लेकिन यहाँ पे दोनों ग्रुप सेम है, साइनाइड है। ए भी -I लगाएंगे, ए भी लगाएंगे। लेकिन अब तीसरे केस में देख पा रहे हो जहाँ भी कार्बोक्सिलेट आयन उसके ठीक बगल में एक पावरफुल ग्रुप बैठा हुआ है, क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसका -I बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो यहाँ कार्बोक्सिलेट आयन है इसको सबसे अच्छे से स्टेबलाइजेशन मिल पाएगा। भले से यहाँ पे एक ही ग्रुप है, इन दोनों में 2-2 ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे 2-2 ग्रुप रहने क्या मतलब है जब दूर बैठे हुए हैं।
क्योंकि ये इंडक्टिव पे डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे सबसे क्लोज है तो यहाँ पे ये जो नाइट्रो ग्रुप है अपनी पूरी ताकत लगा देगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचने के लिए। तो यहाँ पे जो कार्बोक्सिलेट आयन है जो कंजुगेट बेस है वहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल मिल पा रहा है। यहाँ पे जो कंजुगेट बेस है या कार्बोक्सिलेट आयन है इसको सबसे ज़्यादा स्टेबलाइजेशन मिल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस नंबर पावर, डिस्टेंस कम, इफेक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। आर सबसे ज़्यादा हो गया। इन दोनों को देखोगे सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे सेकेंड पे एक नाइट्रो एक साइनाइड है। आपको पता है जो नाइट्रो होता है मोर पावरफुल होता है साइनाइड से। पूछो कैसे? यहाँ पे कार्बन से एक नाइट्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, मतलब तीनों के तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच है इससे। यहाँ क्या है, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, मतलब यहाँ नाइट्रोजन एक ही है, एक कार्बन है। यहाँ पे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिव थे, यहाँ पे तीनों तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव थे, यहाँ पे एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई यहाँ पे तीनों तीनों इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेंगे, मोर पावरफुल होंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे दोनों, ये क्या है मोर पावरफुल है, ये लेस पावरफुल है, यहाँ पे दोनों लेस पावरफुल है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अच्छे से स्टेबलाइज होगा, कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबलाइजेशन अच्छे से मिलेगा। तो उसके बाद क्या होगा, पी होगा फिर क्यू होगा। इसी एग्जाम्पल के साथ आज का हमारा लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।